भैया प्रार्थना ये इसको अन्यथा नहीं लिया जाएगा। मैं 1 महीने जब बलिया में नहीं था, हमने किया। पहले सीधा करना चाहिए, तुम्हें सीधा करना। रिकॉर्डिंग कौन सी है? इसको रिकॉर्ड भी करना है ना, इसको अब वो होस्ट कर रहे हैं, वो होस्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड। मैं क्या करूं?
अच्छा अपने आप को रिनेम कर देना पहले। जी सर, स्टार्ट बताइए। वो रिकॉर्डेड है मैं आपको भिजवा देती हूँ, ठीक है। मैं डाल रही हूँ डॉक्टर मधु। ठीक है, मैं एक सेकंड चलो आवाज को मैं भी इसे रिकॉर्ड करूँ। आवाज करो ना। वो कहाँ है? हेडफोन? हेडफोन हाँ, मेरे पास नहीं। तो ये चलेगा कैसे? दौड़ के मसाजी से लेके आओ, 2-3 जितने भी है ले आओ। हाँ, नीचे रखे हुए। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं? कैसे हैं मनोज जी? आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आवाज वीडियो अभी आ जाएगा, एक मिनट। ये आ गया वीडियो हमारा। आज भारतीय युवा भूमिका महामारी कोविड में कैसे हो ताकि कोविड कंट्रोल हो सके, कोविड पर हम जीत पा सके, इस पर युवा चेतना के तत्वावधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के उद्घाटनकर्ता पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का हम अभिवादन करते हैं। कहाँ लिख रहे हो वाला में सर? इस वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, वर्तमान में पंजाब मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष, सम्मानित न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी साहब मौजूद हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि और भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित KGMU के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी साहब का भी अभिवादन करते हैं। इस वेबिनार में पूर्व सांसद तथागत सतपति जी को बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित होना है। इंटरनेट की समस्या के कारण वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत जल्द वो हम लोगों से कनेक्ट होंगे। हम तथागत सतपति साहब का भी अभिवादन करेंगे। वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी साहब का हम अभिनंदन करते हैं। प्रख्यात इन्वायरमेंटलिस्ट डॉक्टर मधु वत्स जी हम लोगों से जुड़ी हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब जो इस वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं, पंजाब मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन हैं, पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, देश के रिनाउंड जूरिस्ट हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी उद्घाटन करता है इस वेबिनार के, वो हम लोगों के साथ मौजूद हैं, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। NP सिंह जी जो बलिया के अशरफी हॉस्पिटल और धनबाद के अशरफी हॉस्पिटल दोनों के डायरेक्टर हैं, हम सबों के बड़े सम्मानित हैं, वो भी इस वेबिनार में मौजूद हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस वेबिनार में प्रोफेसर M श्रीधर आचार्युलू जी को जुड़ना है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, भारत के पूर्व में रहे हैं, वो हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। वहां भी इस तूफान के कारण नेट का प्रभाव गड़बड़ हुआ है, इसलिए वो अब तक जुड़ नहीं पाए हैं, हम उनकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आगे थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोफेसर M श्रीधर आचार्युलू भारत के पूर्व सूचना आयुक्त हैं, हम आपका अभिवादन चंदन करते हैं। चंदन तो आपने पहले से लगा रखा है। अभय छब्बी जी जो कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थापित अलायंस यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं, उनको भी इस वेबिनार में जुड़ना है, हम उनका भी अभिनंदन करेंगे।
गौरव कौशिक जी हम लोगों से जुड़े हैं इस वेबिनार में। कपिल शर्मा, पीयूष चौधरी, शेखर जी, अशोक जी, सागर जी और गैलेक्सी A70, आप लोग जो भी हैं कृपया जरा अपना परिचय बताएं ताकि वेबिनार को हम लोग शुरू कर सकें। सागर दीक्षित जी, जी जी सर, बोलिए सर। आपका परिचय। जी सर, मैं नीरोस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से हूँ सर, सेल्स कहाँ से? एग्जीक्यूटिव। नीरोस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई, छत्तीसगढ़ से सर। अच्छा, मनोज जी क्या से? आप गैलेक्सी A70? जी सर। मैं नीरोस इस्पात भिलाई से वीर बहादुर यादव। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, गौरव कौशिक जी। सर मैं हाँ बताइए पीयूष चौधरी जी आप। नीरोस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से बहुत बढ़िया। पीयूष बोल शेखर रहा जी हूँ। आप। हमारा शेखर जी, चलिए मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। हम आग्रह करेंगे गौरव कौशिक जी से। गौरव कौशिक जी, मैं गौरव कौशिक अतुल्य भारत ट्रस्ट और मेरा एक छोटा सा बिजनेस नाम से चल रहा है हमारे बढ़िया यूपी। गौरव जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप कृपया अपना संबोधन करें। गौरव जी, जी, मैं अतुल्य भारत ट्रस्ट से गौरव कुमार कौशिक बलिया यूपी से बोल रहा हूँ। जी मेरा एक रेस्टोरेंट का चैन भी चलता है, फास्ट फूड के नाम से, पिज्जा ब्रांड के नाम से चलता है बलिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभय छब्बी जी हम लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं। हम अभय जी आपका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर मधु जी आप अपना परिचय दें। डॉक्टर मधु वत्स जी। रोहित जी प्रणाम। मैं डॉक्टर मधु वत्स, मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हूँ और आज कोरोना पेंडेमिक के लिए आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभय छब्बी जी। जी नमस्कार। हाँ जी, अपना परिचय दें एक बार। नमस्कार एवरीवन। आपके परमिशन लेके मैं इंग्लिश में बात करना चाहूंगा। माय हिंदी इज नॉट दैट ग्रेट, बट सबका स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रोहित जी, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इवेंट. This topic is very close to my heart since youth that I am looking at representing and also education sector that I am a part of. I'll be happy to share my thoughts. And मैं Alliance University, Alliance विश्वविद्यालय बैंगलोर का pro chancellor हूँ and look forward to hearing all the speakers. Thank you. Thank you very much. Thank you. से हम लोगों से जुड़े हैं, मैं चाहूंगा आप भी अपना परिचय दें। एनपी सिंह साहब। मैं डॉक्टर नयन प्रकाश सिंह का रहने वाला हूँ और सरफी हॉस्पिटल के माध्यम से कुछ समाज सेवा और अन्य कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी और रोहित जी, आपने कोरोना में यूथ पर एक कार्यक्रम पर आपने वेबिनार आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रोफेसर आचार्युलू साहब। यस प्लीज। हम लोगों के बीच सर एक दूसरे से एक इंट्रोडक्शन हो रहा है सर। Okay, so
It's a great pleasure to be associated with today's meeting on Zoom, organized by my great friend, Mr. Rohit Singh, a young activist who is breaking up the socio-political legal issues and trying to educate the people on various aspects of current problems. This meeting, I hope, will definitely inspire the youth to help the people in Corona crisis. My name is M. Sridhar Acharyalu. I was earlier in Central Information Commission. Now I am a professor of law in Bennett University. Thank you so much. थैंक यू सर। वीर बहादुर यादव जी, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप काइंडली फेसबुक पे इस मीटिंग को देखिए। आप काइंडली जूम से आउट हो जाइए प्लीज। इस मीटिंग की एक गरिमा है, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। थैंक यू। भाई मनोज गोयल जी, कृपया अपना परिचय कराएं अपना। मनोज गोयल जी, मनोज गोयल जी। मैं मनोज गोयल रायपुर से हूँ और हमारा लोहे का व्यवसाय है रायपुर में। और अभी भारत सरकार ने मुझे जॉइंट प्लांट कमेटी भारत सरकार में कंसल्टेंट नियुक्त किया है। और लगातार हम अभी कोविड पेंडेमिक में रोहित जी के साथ काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से रोहित जी की जो टीम है और जो रोहित जी के लोग काम कर रहे हैं, बहुत बहुत उनको अभिवादन है। और आज के वेबिनार में आपका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू रोहित जी। अभिषेक ब्रह्मचारी जी ने जो मुझे ज्ञान दिया, उनसे प्रेरणा लेकर अभी कुछ अच्छे काम में भी और बढ़ रहा हूँ आगे। तो अभिषेक ब्रह्मचारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू मनोज भाई। हम लोग के बीच डॉक्टर TN सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फॉर्मर वाइस चांसलर हैं और वर्तमान में IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत करता हूं। और धन्यवाद जी, बाकी तमाम अतिथियों का परिचय एक दूसरे से हो चुका है। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर मधु वत्स जी से कि वो इस वेबिनार को संबोधित करें। प्रोफेसर मधु वत्स जी। सर, प्रथम मैं प्रणाम करना चाहूंगी। Are you hearing me? Yes, please. हाँ, सर्वप्रथम मैं प्रणाम करना चाहूंगी स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज जी का, जो कि मेरे सारे कार्यों के साक्षी रहे हैं। उसके बाद मैं युवा चेतना के जो युवा हमारे हैं, रोहित जी को धन्यवाद दूंगी कि वो स्वयं युवा चेतना के सशक्तिकरण के एक प्रतीक भी हैं। आज उन्होंने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया, और आज मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहूंगी, क्योंकि 4 दिन पहले ही मैं घर में 14 दिन क्वारंटाइन होकर, मैं एक कोरोना सर्वाइवर हूं और मैंने कोरोना को झेला है। और इस कोरोना को मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में लेती हूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, वहां जो 10 दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारे और जो मैंने सीखा, वो मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाकर, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाकर कभी नहीं सीख पाई, जो मैंने स्वयं उसको जिया और सीखा है। तो रोहित जी, आज मैं उसी पर बात करना चाहूंगी कि एज अ कोरोना सर्वाइवर हम यूथ से क्या चाहते हैं, हम क्या उसका रोल हो सकता है। किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। कैन आई प्रोसीड? यस। सभी मुख्य अतिथि महोदय और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और एमिनेंट स्पीकर्स, सभी को मैं नमन करती हूँ। आज मुझे मौका मिला है आप लोगों को सुनने का, और मैं बहुत कुछ जान पाऊंगी कोरोना के बारे में, क्योंकि मैं 5 साल से युवा वर्ग से जुड़ी रही हूँ और लाखों युवा मेरे साथ हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने देश में सबसे पहले ध्यान देना होगा कि बिल गेट्स ने 2015 में कह दिया था, उन्होंने बोल दिया था जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां एटम बॉम्ब से या मिसाइल से कोई वॉर नहीं होगी, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। 2015 में जब हमें पता चल गया था, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। काश हमारी तैयारी 2015 से होती तो आज ये पेंडेमिक इतना आगे नहीं जाता। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का जो युवा है, जो IT सेक्टर है, उसको हम कहाँ चैनलाइज करेंगे, हमें देखने की जरूरत है। 70% जो युवा है वो अनस्किल्ड है हमारे यहाँ, वो बिल्कुल साफ मैं आपको बोल रही हूँ, अनस्किल्ड है। जिसमें से 50% ही मान लीजिए चलिए अनस्किल्ड है, उसको हम, जो कि टेक्निकली बहुत साउंड है। आज हम टीन एज में देखते हैं, छोटा सा बच्चा भी
आज मेरे भतीजे ने मुझे जूम पर कनेक्ट होना सिखाया। तो इन बच्चों की, हमारे जमाने में जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम किताबों से पढ़ा करते थे। आज का बच्चा, दे आर स्मार्टर देन अस। बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स हैं। तो आज हमें किस चीज की जरूरत है, रोहित जी और मैं सभी मनोभाव यहाँ पर लोगों से कहना चाहूंगी कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आईटी सेक्टर से फॉरेन की कंट्री के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज जरूरत है हॉस्पिटल में जिस चीज की, स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे कमी है हमारे देश में, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। जब मैं बेड पर थी और कोरोना मेरे अंदर था, मुझे कोई बुखार नहीं आया, मेरे को कोई सिम्टम नहीं दिखा, लेकिन मेरा खाना पीना बंद हो गया था और उस वक्त मेरी ऑक्सीजन 91 चली गई थी। मैं 8 दिन रही हूँ ऑक्सीजन पर, लेकिन एक वार्ड बॉय और एक नर्स ने जितनी मेरी केयर करी उतना एक डॉक्टर तो समय समय पर आते थे। तो आज हमको जरूरत है नर्सेस को ट्रेन करने की। गांव में जाकर, गांव में जो युवा ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो सरकार को देखना होगा अपने युवाओं को हम चैनलाइज करें, हम मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनको तैयार करें। और अपनी, आज हम गेहूं और चावल निर्यात करते हैं, कल हमारे पास, हम ऐसा करें कि हम लोग अपने नर्सेस को, अपनी मेडिकल सेवाओं को हम निर्यात कर पाए। इतना मेरा कहना था। और बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत टेक्निकल साइंटिफिक बातें ना कर आज हमारा देश, क्योंकि एक डेवलपिंग, हम इसको डेवलप नहीं कह सकते, जो हमारी कमियां हैं, हमारे सरकार की कमियां हैं, उसे हमें स्वीकारना होगा। बहुत कुछ मेरे दिमाग में भी था कि हम बहुत अच्छा समय जी रहे हैं, लेकिन स्वयं में जब उस हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल की मैं विजिटिंग प्रोफेसर रही 11 साल, मेरे को तो अच्छी सेवाएं मिल गई, लेकिन मेरा भी पानी जो था, मेरा कन्वर्टर का, ऑक्सीजन का, उसमें सादा पानी डाल दिया जाता था, कभी डिस्टिल्ड वाटर नहीं डाला गया। बीइंग ए प्रोफेसर मैं जानती हूँ वहाँ डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। आज ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस क्यों आ रहा है? आप लोग सोच सकते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सबको पता है, ये जो हमारी टेक्निकल टीम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है, ये स्किल्ड नहीं है। इनको कम तनख्वाह देने के लिए अनस्किल्ड लोगों को हम लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाने में भी वो 4 बार उनको सुई को अंदर रखना पड़ता है। तो आज हमें लोगों को, अपने यूथ को स्किल करना होगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल, क्योंकि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहाँ हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी देश के लिए जब हम मिसाइल खरीद रहे हैं, मिसाइल खरीद नहीं मतलब हमारे यहाँ जेट आ रहे हैं, हम आर्मी पे खर्च कर रहे हैं। आर्मी में भी तो एक ऑफिसर होता है, ऑफिसर के नीचे जंग जीतने वाले कौन होते हैं? ऑर्डर देने वाला जैसे डॉक्टर है, लेकिन जंग जीतता है हमारा सिपाही। उसी तरह से हमें 4th क्लास को, अपनी नर्सेस को ट्रेन करना होगा। और हमारी जो नर्सेस हैं वो दुनिया में उनका नाम है। तो हमें आज बहुत बड़ी बड़ी, मैंने बहुत सारे लोगों को रिसर्च कराई है बायोटेक्नोलॉजी पर। हमारे यहाँ MSc बायोटेक्नोलॉजी करने वाले बच्चों को शोध करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में PhD नहीं है, अगर है भी तो बस जस्ट कट पेस्ट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो विषय पढ़ाया जाए और जो लोग PhD कर चुके हैं उनकी PhD लाइब्रेरी में सजाने के लिए ना रखी जाए, उनके जो शोध है उसको ग्राउंड लेवल पर उतारा जाए। कई वाइस चांसलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कहना चाहती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में कितने लोगों ने शोध किया, ये दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम उन सभी शोधों को, यदि वो जेन्युइन है तो उनको उतारा जाए। और सबसे बड़ी कमी हमारे सरकारों की पहले भी रही है और आज भी है, इसके लिए हमारा जो एक, हम लोग अंधभक्त थे, वो अंधभक्ति खत्म हुई है हमारी, और सही चेहरा समझ में आ गया। क्योंकि सरकारों का मुद्दा, क्या स्वास्थ्य सेवाएं कोई राजनीतिक मुद्दा है? बिल्कुल नहीं। आज हमारे युवा को राजनीति में भी सक्रिय होना होगा, समझना होगा चीजों को, कहाँ कमियां हैं और कहाँ हमें इसका उत्थान करना है। मैं रोहित जी को बस यही कहना चाहूंगी, अगली बार किसी बड़े ज्यादा बात करने के लिए और अपनी चीजों को ज्यादा बताने के लिए यहाँ बुलाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाल ही में अभी बुंदेलखंड में 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि जमीन के अंदर सोना और हीरे पाए जाने की वो है। अब ये बताइए, तो मैं पर्यावरण की हूँ, मैं इतना कहना चाहती हूँ आप सभी को, प्रोटेस्ट पूरी दुनिया को, यूथ को करना चाहिए कि हमारे पेड़ ना काटे जाएं। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रही है, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मधुवत्स। आप मेरठ के एक कॉलेज में, बागपत का जो PG गर्ल्स कॉलेज है उसमें बॉटनी की HOD भी हैं। आपके विचार अनुकरणीय हैं। ऑल थॉट्स ऑफ योर्स हैज बीन नोटेड डाउन। हम इस पर आगे काम करेंगे। मैं आग्रह करूंगा अपने युवा मित्र और साउथ इंडिया के अत्यंत प्रतिष्ठित प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलायंस के प्रो चांसलर
अभय छब्बी जी से, वो इस वेबिनार को एड्रेस करें। अभय छब्बी जी। धन्यवाद। Thank you very much. All the speakers today, the guest, the chief guest, Abhishek Brahmachari ji, and my dear friend Rohit. Thank you so much for inviting me to today's Zoom meeting. मैं सबसे request करूंगा कि I would like to speak in English. I am more comfortable. Good afternoon. बोलते हुए मैं I hope that you and your family and your loved ones are all safe and doing well. I'll rather focus my discussions today on the pandemic, youth, and education. As you know, the pandemic, right from its onset, has created ripple effects in various realms, including the economic well-being, socio-cultural exchanges, physical and mental health and wellness, and of course, emotional stability. It has impacted people from all walks of life. One of the crucial ingredients of our demography is the youth. The youth is present across all states, all districts, all cities, and they have a different mindset and a different mentality. With radical shift in technology, learning scope, आप समझ सकते हो, youth is the one always engaged in technology, और उसको एक natural ability है. आप दो तीन साल के बच्चों को देख लो, they are so well versed in handling a phone, we might be perplexed. So it is a natural evolution. Through use of technology, they have in fact created a lot of impact. Let me share an example with you. There has been a story which has been shared by UNICEF, the story of Saira, where she had made a home video of how her sisters are providing for children and the ideas of spending time during lockdown, like washing hands properly, sanitizing. आप ध्यान में रख सकते हो कि our Prime Minister Modi ji had addressed the nation the last time, and उन्होंने specific ध्यान दिया था on people. उन्होंने कहा था कि मेरे बाल मित्रों, you can take charge, you can protect your family, try to maintain certain discipline. ये बोलते हुए, I also recognize something that my daughter told me recently. मुझसे गलती हुई, मैंने एक टिश्यू सा था, उसको रोड पे फेंक दिया, and she said, what you did is very wrong. And this is what I feel is the power of youth. And they're innocent, they have not gone through the complexities that we've created in this world. We have to encourage the youth. And how do we do that? Technological enhancements है, job opportunities में diminishing है, हम वो crisis face कर रहे हैं, but let us look at it very positively. Let us focus on the role of Indian youth during the pandemic times. As Jane Goodall had said, young people, when informed and empowered, when they recognize that they truly can make a difference, can indeed change the world. So, मैंने एक उदाहरण दिया, मेरी बच्ची ने मुझे बोला कि ये गलत था और उसके पास वो कॉन्फिडेंस था, तो इसकी वजह से I am changed and it has had an impact on me. आप हमारे यूनियन मिनिस्टर of sports and youth affairs Kiran Rijiju had opined that the youth brigade has played a huge role in battling the pandemic. In times of crisis, the youth have stood tall and volunteered as COVID warriors. मैं आसपास देखता हूं मेरे एरिया में, there are teenagers जो स्वस्थ सिस्टम में मास्क पहन के, डबल मास्क पहन के फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. उनको एक तरह से एक्साइटमेंट है. There is an excitement, there is josh, if you should call it, there is young blood, but at the same time they are also very cautious. Cautiously they are undertaking such activity, ensuring that their parents and younger ones are safe at home. The Indian youth, through their social networks and willingness and contribution, have assisted so many NGOs. आप अपने phones पे या Facebook या one of these platforms पे देख सकते हो कि several people online who think of themselves as influencers or otherwise are appealing to everyone. They are showcasing to everyone. उनका message एक ही है कि स्वस्थ रहो, take care of yourself, get vaccination. Let us ensure that nobody really succumbs to this. This drive of youth should not be ignored,
should not be said that this is whiling away of your time, or rather they should go do something productive. This is what is required in the nation. And Madam Vats का मैं एक point बहुत उस point से सहमत हूँ. Just to give you an example, over this entire 15 months, this has been a wake-up call to humanity. And what have we done in this wake-up call? In fact, to tell you the fact, there are 100,000 research papers written on the pandemic, on viruses, on vaccination, on healthcare. But what happens? What does the country need? It is grappling because of support staff, the paramedical staff. So I'm really thankful that someone brought this up. What depends is the care that you give, the end staff. And यहाँ पे, why don't we have the young staff doing the right things? क्योंकि उनको training नहीं मिला गया है. ये अब जो कोविड सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, उसके वजह से ये बाहर निकल के आ रहा है. But this has been there from a very long time. This is a wake-up call to us. अगर हम कोई सिचुएशन में ऐसे फंस जाएं, research papers हो, technology हो, can only assist us. But what really can make a difference is we the people, and we need to be trained, and that training is to be provided at every level. So one of the most important thing is that ये कहते हुए मैं finally एक बात बताना चाहूँगा that the young people in India are capable of taking care of our country, in fact, and to ensure that we are out of these shackles and the ongoing health and humanity crisis can be overcome. Please recognize, in increasing numbers, young people are proactively contributing this spread of viruses and contributing to ensure that the spread of virus is curtailed, and they are working to address the pandemic impact through youth organizations, networks, to promote messages, to promote activities, to take part in activities. Let us recognize that it is our duty to ensure that we provide a plain, transparent system, robust system for our youth to thrive in the future, so that this pandemic problem can be a problem that the youth have faced, learned from it, and their future generation can never have to see during their lifetime times that we are living in. ये बोलते हुए मैं फिर से सबसे धन्यवाद बोलना चाहूँगा. Thank you so much for inviting. Thank you very much. धन्यवाद अभय छेपी जी. मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री मनोज जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें. हम वक्ताओं को थोड़ा समय का ध्यान रखना है. 4 मिनट सभी वक्ताओं को आवंटित है. श्री मनोज जी. मनोज गोयल जी, अनम्यूटेड. सॉरी. हम समय का ख्याल रखेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. जी, बहुत ध्यान रखेंगे समय का. मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय चीफ गेस्ट हमारे जो हैं इकबाल अहमद अंसारी साहब को बहुत बहुत नमस्कार. हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं तथागत सतपति जी को बहुत बहुत नमस्कार. हमारे लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी जी का बहुत बहुत नमस्कार. हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बातों को शुरू करता हूं. हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो आज भारत को इस पेंडेमिक में जब ये कहा गया कि जिनकी उम्र ज्यादा है उनको पेंडेमिक से डर है, उसके बाद थोड़ा सा भय की स्थिति हमारे सीनियर्स में हुई. लेकिन आज जो भी देश जहां खड़ा है, सीनियर्स की हेल्प से आज पूरे देश का युवा इस देश को संचालित कर रहा है. चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो पुलिस विभाग के ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी हो. आज आप देखेंगे गांव में जो युवा है अपने गांव के दोनों ओर खड़ा होकर गांव में आने वाले लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं स्कूलों में. ये एक चेतना जो जागी है हमारे देश में युवाओं में. जो कह रहे हैं लोग, जो कहते हैं कि लोग भटक गए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे देश के युवा भटके हुए हैं. मेरा कहना है कि आज इस देश में जो जिम्मेदारी का भाव हमारे युवा पीढ़ी ने संभाला है, इस देश को संभाला है. हर जगह छोटी छोटी चीजें जो की हैं, जो अभी वो अभय जी ने भी कहा कि फूड पैकेट्स बांट रहे हैं युवा, टीनेजर्स काम कर रहे हैं. कहीं ना कहीं देश में चेतना का एक संचार हुआ है. इस पेंडेमिक सिचुएशन में एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको. मेरा छोटा भाई है रवि गोयल,
तो उसने, उसका एक डेंटल हॉस्पिटल है, उसमें व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने सिचुएशन देखी कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, उसने अपना एक फ्लोर खाली करके आज उसको कोविड हॉस्पिटल बनाया। अभी 2 महीने तक ऑक्सीजन की सप्लाई हमने कर, डेली के 30-40 सिलेंडर ऑक्सीजन ला के देना शुरू किया उनको। कहने का मतलब ये है कि आज का जो युवा है, युवा पूरी मेहनत से लगा हुआ है, युवा कहीं भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। हमारे सीनियर्स के सहयोग के साथ युवा कांधे से कंधा मिलाकर देश के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के जो आज प्रशासन, हमारे देश का जो प्रशासन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सबको सपोर्ट किया है। हर जगह से, हर तरीके से, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, सबने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया। युवा बहुत मेहनत से इस देश को संचालित कर रहे हैं। कुछ हमने भी काम किए, कुछ एम्बुलेंस डोनेट की, कुछ 50,000 हमने अभी वो फेस मास्क दिए अभी पुलिस विभाग को, कुछ हम भी कर रहे हैं। इस सिचुएशन में करीब हम लोगों ने 4,000 लोग को रोज भोजन कराया है, और रोहित जी के साथ भी हम लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये, युवा को जहां मौका मिल रहा है, युवा अपने तन मन धन से, जो तन से कर पा रहा है तन से कर रहा है, जो मन से कर पा रहा है, जो जैसे भी कर पा रहा है। आज देश का युवा जिम्मेदार हुआ है, और आज देश के युवा को सीनियर्स की सपोर्ट की जरूरत है। ये युवा जो भारत, विश्व में सबसे ज्यादा युवा हम कहते हैं भारत में, तो आज युवाओं ने इस देश को आगे बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है कि अगली ये सदी जो कहते हैं कि भारत की होगी 21वीं सदी, इसके लिए हम आगे बढ़ गए हैं, और ये कोरोना भी चला जाएगा और देश भी मजबूत होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सरफी हॉस्पिटल बलिया और धनबाद के निदेशक श्री एनपी सिंह जी से आग्रह करता हूं, आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं स्वामी जी, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। स्वामी जी को हमारा नमस्कार, इकबाल अहमद अंसारी जी और अन्य सभी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं बलिया का रहने वाला हूं और धनबाद और बलिया में सरफी हॉस्पिटल के नाम से संस्थान चलाता हूं। इसमें कोविड पेशेंट का इलाज होता है। और जहाँ तक इस वेबिनार में यूथ कैसे जो है कोरोना के बाद बाहर निकल के और क्या कर सकता है, इस पर हम लोगों ने ये वेबिनार का आयोजन किया है। इसके लिए रोहित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये है कि पिछले 1 महीना में जो प्रॉब्लम हम लोगों को समझ में आया है, हम लोगों के देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, केवल ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, जिसका कोई व्यवस्था चाहे जिस कारण से भी हुआ हो, यहाँ चाहे सरकार की कमी हो, चाहे हम लोगों की कमी हो, उसके चलते हम लोग काफ़ी अफरा तफरी में बीता। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और मास्किंग वगैरह के चलते, और सरकारों द्वारा जो लॉकडाउन वगैरह किया गया, उसके चलते काफ़ी स्थिति कंट्रोल में आ गया है। आज के समय में हम लोग ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग काफ़ी कंट्रोल की स्थिति में आ गए। जहाँ तक यूथ का है, तो यूथ को सबसे पहले है कि फॉलो एंड रूटीन WHO गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जैसे हैंड वॉश है, सोशल डिस्टेंसिंग है, अवॉइड क्राउड प्लेस, हैंड शेकिंग नहीं करना है। दूसरा है कि एडुकेट द पीपुल। अभी क्या हो रहा है कि देहातों में जाने पर वैक्सीनेशन लोग नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें हमारी जान चली जाएगी तो ये होगा तो ये होगा। बहुत किस्म की जो है एडवर्स कुछ नेताओं द्वारा या कुछ समाज में जो कमियां हैं उसके चलते फैला हुआ है। इसके लिए यूथ को जो अवेयर करना पड़ेगा।
और फैमिली फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी में अवेयरनेस जरूर करना पड़ेगा, जिसके चलते लोगों में अवेयरनेस हो और लोग जागरूक होकर वैक्सीनेट कराएं। तीसरा है कि वॉलंटियर यदि कोई वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसमें करना चाहिए, इससे कम्युनिटी का जो है सेवा हो सके। यदि पॉसिबल है तो कुछ डोनेट करें, समय हो है जिस माध्यम से हो अपना डोनेशन समाज को देना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एनपी सिंह साहब। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर और महीना दिन पहले तक बनारस के अत्यंत प्रतिष्ठित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे डॉक्टर टीएन सिंह साहब को हम आमंत्रित करते हैं, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद रोहित जी। परम सम्मानित कर्मचारी अभिषेक जी, युवा चेतना के समन्वयक और युवा शक्ति के प्रतीक रोहित सिंह जी, सभी सम्मानित वक्तागण, अतिथिगण, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। तथा ये जो विषय है रोहित जी ने जो रखा है कि युवाओं का रोल क्या होना चाहिए इस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, और इसके बाद भी उनकी क्या उपयोगिता है। भारतवर्ष मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है और 25 वर्ष की उम्र तक देखे तो कम से कम 50% आबादी, 35 वर्ष की उम्र तक देखे तो 65% लोग युवा हैं। ऐसे देश में मुझे लगता है कि युवा शक्ति को केवल एक चैनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि युवा हमेशा, हम लोग बोलते हैं कि चेंज एजेंट होते हैं, तो उनको एक, मुझे लगता है कि एक ही कमी हमें नजर आई पूरे में कि उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरह से उनको यूज किया जाए, उनको बताया जाए, और इस तरह से हम समाज में एक परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। निश्चित तौर पे कोई भी महामारी, कोई भी आपदा बहुत जोर से दस्तक देके नहीं आती है, धीरे धीरे आती है और आने के बाद ही उस विपत्ति से लड़ने की क्षमता मानव समाज ने कई अवसरों पे दिखाया है। कोविड का भी एक काल है, जो है विपदा का एक समय होता है, समय के साथ हम जो है उस पर निजात पाते हैं। और निश्चित तौर पे जो वर्तमान में सरकार, संस्थाएं, सहकारिता आदि जो है सामाजिक संस्थाएं, सबने मिलकर के जिस तरह से युवाओं को जोड़ करके इस देश में इस दैविक विपदा हम कहेंगे जो ये डिजास्टर है कोविड का, इससे लड़ने की जो प्रक्रिया में सब लोग एक साथ आए हैं, मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि विगत 1 महीने के अंदर ही इस विषम परिस्थिति से हम कुछ निजात पाते हुए पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। और सुविधाएं, जहां तक लोगों ने बताया कि सुविधाओं का, निश्चित तौर पर सुविधाएं हमारे पास हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रातों रात नहीं बनाई जा सकती हैं, रातों रात उनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो उसको हमें उस क्षमता को आगे बढ़ाने पड़ेगा कि कैसे जो है हम अच्छे से युवाओं के साथ मिलकर के इस विपदा के समय में कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, हमें सैनिटेशन की सुविधा, जागरूकता के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो हॉस्पिटल चलाते हैं कि गांव में अभी भी थोड़ा अभाव है जानकारी का, तो इन सारी चीजों को किस तरह से हम लोग जो है चेतना, जैसे युवा चेतना, जैसे चेतना का प्रवाह कर रही है हर जगह में, इस तरह से इस संस्था से जुड़ करके युवाओं को गांवों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाकर के हमें बताना पड़ेगा कि आपके लिए को बचने का क्या उपाय है, कैसे मानवता बच सकती है, कैसे समाज बच सकता है, और कैसे गरीब और धनी सारे लोग मिलकर के एक समाज को स्थापित करते हैं, सभी लोग कैसे अच्छे से जीवन, सुरक्षित जीवन कैसे जी सकते हैं। इसके लिए हमें, उसके लिए प्रचार प्रसार की भी जरूरत है।
जो समृद्ध है उन्हें आर्थिक रूप से भी सहयोग देना चाहिए और लोग दे भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में संसाधनों की कमी मुझे उतनी नजर नहीं आती है जितने कि उसकी व्यवस्था की और उसके वितरण की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसमें लगातार निरंतर सुधार हो रहा है, वो समृद्ध भी हो रहा है, सुदृढ़ भी हो रहा है। और इन सारी चीजों से, और दूसरी एक अच्छी चीज है कि इसमें इस संक्रमण काल में लोगों के अंदर कम से कम संवेदना जो लोगों के दिलों से समाप्त हो रही थी, वो फिर से उभर करके जग करके आई है और लोग एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर हैं और निरंतर तत्पर रह रहे हैं। और सभी ने मिलकर के देखिए इस आपदा को किस तरह से बहुत ही कम समय में इसको जो कंट्रोल में लाए हैं। तो मैं एक बार पुनः, क्योंकि 4 मिनट का ही समय हमें दिया गया था, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन निश्चित तौर पे समय का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। मैं एक बार पुनः ब्रह्मचारी जी के प्रति अपने को आशीर्वाद के लिए उनसे आग्रह करूंगा और रोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ऐसे रोहित जी जैसे यदि 150 और भी युवक आ जाएं और जगह जगह इस चीज को प्रचार प्रसार करें, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हम किसी भी विपदा से भारत सक्षम है उसको लड़ने के लिए, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए, निजात पाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर तीन सिंह साहब। हम आग्रह करेंगे भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित चिकित्सक, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कार्यरत रहे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और भारत के गौरव किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन पुरी साहब से कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय डॉक्टर विपिन पुरी साहब, वाइस चांसलर केजीएमयू लखनऊ। नमस्कार, धन्यवाद रोहित जी। मैं सबसे पहले रोहित कुमार जी, नेशनल कन्वीनर युवा चेतना को धन्यवाद देता हूं फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस मीटिंग। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस मीटिंग। मैं जो आपने टॉपिक यूथ का रोल इन कोविड पैंडेमिक की तौर पे मैं कुछ एक दो मुद्दे उठाऊंगा जो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हम सबको मालूम है, कोविड की जो महामारी है, इसने इतना डिस्ट्रक्शन में हम सारे वर्ल्ड में, इंडिया में, हम सब की लाइफ में, हम सब, मैं समझता हूं कि चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे हमारी फैमिली हो, हम सबको इसका असर हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इसका यूथ, जो हमारा इंडियन यूथ है, उसको कैसे डिफरेंस कर सकता है। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, पहले की स्पीकर्स ने बोला कि 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो मतलब ये है कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। एंड वो यूथ आज हमें इस दौर पे ले आया है, इस कंट्री को इस दौर पे ले आया है that we can make a difference. The youth of this country can make a difference. तो मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही मेरा आज मुद्दा मैं उठाऊंगा और मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ को ये मुद्दा उसको अच्छे से समझना है। वैक्सीनेशन, आपको ये मैं कहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि वैक्सीनेशन आपको इस पैंडेमिक से बचाएगा। ये जो एक भ्रम है कि हमें वैक्सीनेशन से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कि उसके कोई इश्यूज हैं, मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय हमारी कंट्री में सिर्फ 3% ऑफ आवर पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन मिला है। 3%, आप सोचिए 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन कंट्री, सिर्फ 3% को मिला है। दैट मीन्स 19.6 करोड़ डोजेस दी गई हैं और सिर्फ 4.2 करोड़ ऑफ पीपल को दोनों डोज दिए गए हैं। तो आप ये समझें कि हम
इस समय कितनी कमी है, कितनी कितनी प्रॉब्लम है, कितनी हमारे वैक्सीनेशन की कितनी हमें जरूरत है। मैं सिर्फ, चलिए मैं अगर आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं, हमारे, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें अभी तक 23 डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 1 जून से हम लोग, यूपी गवर्नमेंट ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचने का इन्होंने एक प्लान बनाया है। इस समय हमारी सिर्फ 1.6% यूपी की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन मिला है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अभी हमें ये जो गैप है, जो गैप, अगर आप गैप एनालिसिस को करें तो आपको समझ आएगी कि कितना हमें अभी कितनी दूर हमें पहुंचना है। ये कुछ हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें वैक्सीन देना है उसके भी 3 डायमेंशंस हैं, 3 एम्बिट्स हैं। वो क्या है? एक अवेलेबिलिटी तो देखिए उसमें तो आप और हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वो सब उसको संभाल रही है, उसको प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन करना, कैसे करना, कहां से करना। सो वो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, आई एम श्योर आने वाले कल में अवेलेबिलिटी की होगी। सेकेंड थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हम ये वैक्सीन आम आदमी तक पहुंचा सकें, तो ये एक दूसरा मुद्दा है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपको मालूम है हम लोग का जो वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम है बहुत बहुत वेल डेवलप्ड है। हमने हमारे बच्चों के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एंड दैट सिस्टम हमारे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम पहुंच रहे हैं। तो वो हमारा एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, हमारी कोल्ड चेन सिस्टम है। जो हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है एक मुद्दा जिसे हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है? उसमें लोग घबराते हैं, भ्रम है कि हमें इससे हो जाएगा, हमें इससे वो हो जाएगा, इसका ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, इसको ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया, उसको ये प्रॉब्लम हो गई। मैं समझता हूं कि ये आप कोई भी दवाई, आप कोई भी इंजेक्शन लीजिए, आप कोई भी वैक्सीन लीजिए, लाखों मिलियंस ऑफ जो मरीज जो ये वैक्सीनेशन लेते हैं, ये दवाइयां लेते हैं, इक्का दुक्का अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो होता है। तो मैं समझता हूं कि बट आपको ये समझना है कि वैक्सीन आपको कितनी प्रोटेक्ट कर रही है। मैं आपको एक दो आंकड़े बताना चाहता हूं। हमने अपना किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक एनालिसिस किया है, जो भी हमारी जो डेथ्स हुई हैं इस यूनिवर्सिटी में, उसमें ज्यादातर वही लोग की डेथ्स हुई हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया। जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया उनकी जो बीमारी थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी बहुत कम थी, और जब हुई तो वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन का जो एडवांटेज है हम बहुत ज्यादा है, उसको समझना है। और ये हमारा यूथ है वही ये अवेयरनेस दे सकता है अपने एनवायरनमेंट में, सोशल मीडिया के थ्रू, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम आज के टाइम पे हो गया है। और हमें पहुंचना है हमारे सिटीज में, हमारे अर्बन एरिया में, बट हमें ऑल्सो पहुंचना है हमारे विलेजेस में, हमारे रूरल एरियाज में। यहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे जो पंचायत हैं, हमारे आंगनवाड़ीज हैं, हमारी आशा वर्कर्स हैं, उन सबको एजुकेट करके उनको समझाने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये वैक्सीनेशन सिस्टम और उसकी प्रक्रियाएं हैं, वो सब उनको डूज एंड डोंट्स जिसको हम कहते हैं, मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन है, अभी आपने सुना होगा, हाल में बाराबंकी में एक टीम गई वैक्सीनेशन करने के लिए, लोग पानी में कूद रहे, भैया हमें वैक्सीनेशन नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मिस इंफॉर्मेशन है, लोगों को भ्रम है कि पता नहीं वैक्सीनेशन से क्या हो जाएगा। आपको ये समझाना है, मैं यूथ को ये समझाना है और पहुंचना है लोगों तक कि वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन है, वैक्सीनेशन आपका बचाव है, वैक्सीनेशन एक शील्ड है, आपके लिए एक कवच है। तो वो उसको अगर आपको वो कवच पहनना है तो आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। तो मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आप जैसा कि आपको मालूम है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं, जिन्होंने इस महामारी में अपनी जान दे दी, उन्होंने अपनी लाइफ को जोखिम डालकर वो आए हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, मैं उन सब का नमन करता हूं। मैं समझता हूं
कई उसमें से आप लोगों को मालूम है कई लोगों की जान गई, उसके बावजूद उन्होंने काम किया और दिल और सारी जितना भी हो सके हम अपने एनवायरमेंट का बचाव किया। मैं इन सब कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें स्वस्थ भारत चाहिए, अगर हमें स्वच्छ भारत चाहिए, अगर हमें अपना सुनहरा भारत चाहिए, तो हमारा यूथ ही पहुंच सकता है पेरिफेरल लेवल तक और हमारी बात उन तक पहुंचा सकता है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पुरी। आपने इस फेज में जहां वैक्सीनेशन चल रहा है, जहां कोविड का सेकेंड फेज है, थर्ड फेज आने वाला है, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, खुद बड़े डॉक्टर हैं, आपने समय निकाला, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रख्यात विधि विधेता, कानून के बहुत बड़े जानकार, पैरोकार, तेलंगाना मूवमेंट के बड़े लीडर रहे, भारत के सूचना आयुक्त के पद पर जिन्होंने काम किया और हमसे जिनका बहुत पारिवारिक और निजी रिश्ता है, हमारे निवेदन पर पैर पर प्लास्टर लेके वो बलिया आ गए थे हैदराबाद से, जिसके लिए मैं जीवन पर्यंत उनका ऋणी हूं और मुझे लगता है बलिया की जनता भी ऋणी होगी। जब प्रोफेसर आचार्युलू बतौर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनारस एयरपोर्ट पर लैंड किए और उनके पैर हाथ में बैसाखी थी और पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, तो बनारस से पत्रकारों ने फोन किया, ये कौन सी मोहब्बत है जिस मोहब्बत के बल पर हैदराबाद से टूटा हुआ पैर लेकर सूचना आयुक्त पहुंच गए बलिया के लिए। और जब बलिया आए तो लोग इनके इंतजार में खड़े थे, मुझे याद है आज भी टाउन हॉल में। और अभी तो बेनेट यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर अपनी सेवा दे रहे हैं प्रोफेसर आचार्युलू। मैंने आप सबों को बताया तेलंगाना राज्य के निर्माण में हजारों लाखों लोगों की जो भूमिका थी, उस भूमिका में अग्रणी भूमिका जिनकी रही, और हमसे इनका परिचय जस्टिस चलमेश्वर साहब ने कराया था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे और बड़े विद्वान थे वो भी। तो मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे विद्वान प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्युलू जी को, वो इस वेबिनार को एड्रेस करें। प्रोफेसर आचार्युलू। नमस्कार, मेरा प्रणाम है स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज को और सभी वक्ताओं को मैं अपने प्रणाम सादर प्रणाम रखते हुए मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ। The youth has a definite role in this current crisis. I really thank the Yuva Chetana president, a national leader, Rohit Singh, for organizing this wonderful workshop, quick and crisp workshop, where people are coming out with wonderful suggestions, what a young man can do to counter this corona crisis. We are seeing deaths everywhere, and you know the failure of a system to provide access to justice, access to medicine, access to everything is becoming very, very difficult. आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन का, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है। कहाँ पे बेड खाली है, कहाँ पे वेंटिलेटर मिलेगा, कहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ क्या होता है, ये सब लोगों को पता नहीं है। So my first request to Yuva Chetana is to organize help centers in each and every town, like Balia and other Varanasi and other towns, where there are perhaps beds somewhere, but people do not know. So you have to link them, अनुसंधान करना, जहाँ खाली है बेड वहाँ और डिमांड कहाँ है वहाँ लिंक करना बहुत ज़रूरी है. So you please create information centers in each town or in each whatever unit you can do, and there let there be paralegal, paramedical and some information coordinators who can help the people to have the facilities which are available, or at least they will be in queue if the beds are already full, and they can also prevent possible corruption. If there's some queue is being maintained and the queue is transparently available to all people, see, next person will be waiting for the seat. This is the most important thing. Corona में क्या करना है सब doctors बताएं, professors have informed, and all other earlier speakers have really made wonderful suggestions. I'm agreeing with all of them, and I'm adding a few more things.
not only that beds, ventilators, we have a problem of oxygen also. We can understand if corona has hit the people and people died, but how can we understand people dying because of lack of oxygen? This is a big failure of our system. So I request the youth wings in every unit, every district to ascertain where the stocks of oxygen are available and where it is needed and how do they get linked. Next बहुत बड़ा problem है medicine का. Medicine like remdesivir and other very life-saving medicines are very costly, are selling in black market. एक 2,000 रुपया वाला medicine is being sold at 1.5 lakh rupees in some places. And this, the youth what they have to do is they have to collect the numbers of drug inspectors. They must also have the numbers of telephone numbers of vigilance. They must have also all the contact numbers of local police. And they should inform the people that you are not supposed to sell the drug at a higher price. And at the same time, they have to argue or represent the people who are in need of that medicine with the drug dealers, and they should get it done. I'll give you one example in one of the towns of Andhra Pradesh. A hospital, private hospital, charged 6 lakh rupees, 5.5 to 6 lakh rupees for a patient who is already dead, and they are not returning the body unless the amount is paid. Amount is paid. Then the helper team, which consists of advocates, intervened and they examined the medical records, went to private hospital and saw to it that they paid back 5 lakh rupees to the patient. So this is the kind of help people require. And in one more point, I would like to tell you before I conclude. Recently, Madras High Court said the information commissioners in all the states should hear the information requests relating to life and liberty, relating to COVID corona virus. Those cases should be heard immediately within 48 hours, and information should be provided by information commissions. The directions for information should be given by the information commissions. And recently, Central Information Commission, I was told today only, I read the news item, that they have decided to do this. So all our helpline workers should make use of this opportunity and see that such information which is vital for protecting life and liberty should be made available within 48 hours. So these are the submissions I'd like to make. On one more point, there is a serious problem of space in crematoria also, because the deaths are increasing, lakhs of people are dying, and governments are telling all lies. Nobody can believe whether the figures floated by state government, that state government, this state government, central government, that department, this department. We do not know whether they are true or not. So in these circumstances, somebody should also help the people to get place in crematorium. This is a very important need. One more point, final point I'd like to make about the vaccine. Access to vaccine has to be systematized. All available doses of vaccine should be made available on priority to the needed people. And for that also the helpline, the youth helpline, should coordinate with the people of need and where the resources are available. I would like to thank all the organizers, all the speakers, and Mr. Rohit. And I would like to convey my regards to all the eminent speakers who spoke before me. Thank you very much, Rohit ji. Go ahead with your mission. धन्यवाद सर। असम में पैदा हुए, बिहार में मुख्य न्यायाधीश रहे, पंजाब में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत, भारत के प्रख्यात विधि विधेता, हम सबों के अभिभावक, हर समय सही परामर्श देने वाले आदरणीय न्यायमूर्ति जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब से हम निवेदन करेंगे कि वो इस वेबिनार को एड्रेस करें। जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सभी, इट्स नॉट ऑडिबल सर।
आवाज नहीं आ रहा है सर। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट, नॉट ऑडिबल। पूरा हाँ काइंडली स्पीक सर। जी सर आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है। अब ठीक है? जी जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। स्वामी ब्रह्मचारी जी हमारे युवा चेतना के मैं तो प्रभारी समझता हूँ, सारी जिम्मेदारी इन पर है हमारे रोहित सिंह जी और यहाँ निमंत्रित स्पीकर्स और गेस्ट। टाइम तकरीबन खत्म ही हो गया है, लेकिन नहीं है सर, अभी आपको बोलना है, आपके बाद स्वामी जी बोलेंगे सर। जी आपके लिए कोई समय थोड़े है सर। ये सिर्फ ये 2-4 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। जब मुझे हमारे रोहित सिंह ने बोला कि ये रोल ऑफ यूथ इन पेंडेमिक इस पर डिस्कशन है, तो मैं ये सोचने लगा कि यूथ को कैसे क्या करना है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कैसे हो। इसका ये पे ऑलरेडी बोला गया कि तकरीबन 60-65% लोग जो है वो 35 साल की उम्र के हैं, तो हिंदुस्तान में यूथ की कमी नहीं है। लेकिन अब ये है, एक तो ये समझना होगा कि हम क्या तरीका हो सकता है कि हम लोगों की तकलीफ को समझें। जब हम लोगों को तकलीफ को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उसको सॉल्व करने का एक तो जरूरत महसूस होगी और फिर हम कर भी पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि हर चीज का 2 पहलू है। जैसे यहाँ अभी वैक्सीन की बात उठी है, उसको भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 लेटर्स या पत्र के बारे में बोलना चाहता हूँ जो हमारे नेशनल आर्काइव से बड़े इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने पता नहीं सुना है नहीं सुना है, मैथ्यू मैथ्यूसन। ये मैथ्यू मैथ्यूसन जो है ये मिशनरी थे, ऑक्सफोर्ड मिशन के, और इंग्लैंड से आए थे 1920s में। उनका ऑर्फनेज एक एस्टेब्लिश करने के लिए कैलकाटा सिटी से बाहर, तो उन्होंने एक खत लिखा अपने मिशन को, जब उन्होंने हिंदुस्तान में देखा कि लोग आजादी के लिए जो है बड़े उतावले हो रहे हैं। इस पे उन्होंने लिखा
कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियंस जो हैं वो पागल हैं क्या? उनके पास खाने को नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो कमजोर हैं और फिर भी चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए, हमें हमारा राज्य मिल जाए। अगर उनको दे भी दिया गया है आजादी तो वो अपना देश चलाएंगे कैसे? अब सवाल ये है कि क्या वो सही बोल रहा था, उसका क्वेश्चन जो है या प्रश्न सही था? इसका जवाब जो है उन्हीं के एक चिट्ठी में आता है। ये पत्र दिया गया, उन्होंने ही लिखा 40s में अपने मिशन को। उसने बोला मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूं कि इंडियंस जो है इतने पागल क्यों हो रहे हैं आजादी के लिए। क्योंकि उस टाइम में इंग्लैंड में बमबारी वगैरह हो रहा था, बॉम्बिंग हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उन्होंने बोला कि मैं ये सोच रहा था कि अगर इंग्लैंड कल को गुलाम हो जाए जर्मन्स का, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि जर्मन्स आर एजुकेटेड, दे आर रिच, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर पावरफुल। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इंग्लैंड गुलाम बन जाता है जर्मन्स का, तो जर्मन्स क्या चाहेंगे, इंग्लैंड के लोग क्या चाहेंगे? क्योंकि वो गरीब होंगे, वो कमजोर होंगे, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो उसने लगा अगर ऐसा कोई परिस्थिति हो जाए तो मुझे लगता है कि हर इंग्लिश मैन जो है वो आजादी चाहेगा। और उन्होंने ये भी लिखा कि जब से मैंने ऐसा सोचना शुरू किया है तब से मुझे अंदाजा हो रहा है कि भारतीय लोग किस लिए आजादी चाहते हैं। इससे ये समझ में आता है कि अगर हमें किसी की तकलीफ समझनी है, किसी का पेन समझना है, किसी का दर्द समझना है, किसी का कष्ट समझना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को उस जगह पे खड़ा करें। और इसीलिए अंग्रेजी में बोला जाता है wearer knows where the shoe pinches। जूता जो पहने हुए है वही बता सकता है कि ये जूता कहाँ पिंच कर रहा है। तो ये जो है, तो ये चेतना जो है वो भी हमारे रोहित सिंह जैसे लोग जो है ये चेतना जगा सकते हैं यूथ में। क्योंकि सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए, वो बहुत जरूरी है। दूसरा चीज जो है जो हमारे यूथ को समझना चाहिए वो ये है कि हर चीज के दो पहलू, और ये बोलना बहुत गलत होगा खास करके साइंटिफिक वर्ल्ड में, यही एक पहलू है जो सही है। क्योंकि लास्ट वर्ड जो है वो बहुत मुश्किल होता है बोलना कि यही कंफर्म्ड है। अब जैसे हम लोगों ने बोला और सभी तारीफ करते हैं कि भाई इंडिया का पॉपुलेशन जो है 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ का है। इसका भी क्रिटिसिज्म है कि जो 60 और 70 साल से ऊपर है उनको आप सेव नहीं कर सकते इंडिया में, जो वेस्टर्न कंट्रीज में सेव करते हैं। अगर आप बचा सकते होते तो आपका पॉपुलेशन भी जो है वो इस तरह का नहीं होता, उसका पॉपुलेशन का पैटर्न भी दूसरा होता। दूसरा ये है कि ये जो पेंडेमिक या कोविड-19 जो भी निकला है ये इंडिया में तो हुआ नहीं, इतना तो कंफर्म्ड है, आया तो बाहर से ही। हमने रोका क्यों नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास।
कि हमने क्यों नहीं रोका, हमने क्यों लोगों को आने के लिए दिया उस टाइम में जब कोविड ऑलरेडी फैल चुका था और वेस्टर्न वर्ल्ड से लोग भाग रहे थे, यूके से भाग रहे थे, यूके से भाग रहे थे, इवन ऑस्ट्रेलिया से भाग रहे थे। तीसरा जो है ये वैक्सीन का जो है, जैसे अभी फ्रेंच, हम जनरल पुरी साहब को पर्सनली तो नहीं जानते लेकिन नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं और काफी सम्मान करता हूं मैं, उनका आदर करता हूं और उन्होंने जो व्यू रखा वैक्सीन पर मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं या मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं या ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है। लेकिन एक फ्रेंच नोबेल प्राइज विनर जो है वो बोलता है कि जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट है जो होगा इस एक वैक्सीन के वजह से, और उसकी वजह से जो है क्या नाम उसका लोगों के मरने के चांसेस हैं। उसमें एक गलत रिपोर्टिंग ये हुई है मीडिया में कि उसने बोला है कि 2 साल के अंदर सारे लोग मर जाएंगे इन्होंने वैक्सीन लिया है। ऐसा उसने नहीं बोला है कि सारे लोग मर जाएंगे, लेकिन इतना जरूर उसने बोला है कि जो हमने वैक्सीन दिया है उस वैक्सीन का जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट एनहांसमेंट जो है वो लोगों को मतलब मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है? एंटीबॉडी एनहांसमेंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट है। डेंगू के केस में ऐसा हुआ है, ये देखा गया है कि वैक्सीन लेने वालों के वो जो है डेथ, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। तो हर चीज का 2 पहलू होता है और हमारे युवा को समझना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यही हुआ एसेंस कि है वी एग्री टू डिसएग्री। ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम एग्री करते हैं कि हम डिसएग्री कर सकते हैं। मतलब मैं रोहित से एग्री नहीं भी कर सकता हूँ या रोहित से मैं इतना बड़े पोस्ट पे हूँ इसलिए मुझे मेरी बात मान ले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हमारे युवा को समझना चाहिए और हमारे जो बुजुर्ग पीढ़ी है जो ज्यादा 50 साल 60 साल 70 साल जो भी है उसका, उनको भी इस बात को समझना चाहिए। लैप्सेस तो हमारे बहुत हुए हैं, जैसे कि पॉइंट आउट किया है हमारे श्रीधर साहब ने, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन और कोई इसका ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता था। हमारे मधु जी ने काफी अच्छे प्रश्न उठाए हैं जिसका हमें ढूंढना चाहिए जवाब। मैं रोहित सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इन्होंने ये जो एक जागरूक करने का काम स्टार्ट किया है, एक यूथ का जो ग्रुप जो बनाए उसको आपस में लिंक करें ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करे, क्योंकि लोग कर तो रहे हैं काम, बहुत कर रहे हैं और बड़े दिल से कर रहे हैं, और नहीं करते अगर लोग इन्वॉल्व नहीं होते इसमें तब शायद इतनी जल्दी ये चीज कंट्रोल में नहीं आती। और जैसे कि हमारे जनरल साहब ने बोला, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं और दूसरे लोग हैं, उनका रोल बहुत ही सराहनीय है और मैं समझता हूँ उसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट बड़ा जरूरी है। और इन्हीं सब बातों के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे ब्रह्मचारी जी को और हमारे रोहित सिंह को जो इन्होंने मुझे सम्मान दिया यहाँ बुला के। और आवाज नहीं आ रहा उनको। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आया? आ गया सर। यूथ के लिए दोबारा एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि भाई अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखें, किसी भी चीज को ये नहीं समझ ले कि यही लास्ट है। कोई भी चीज जो है उसके दो पहलू होते हैं, दो से ज्यादा पहलू भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा अगर आपका विचार जो है खुला हुआ मन का होगा तो आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार दिए। मैं आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता अपने बड़े भाई और हर समय हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहने वाले महाराज करपात्री जी के विचारों के संवाहक, सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो बतौर उद्घाटन करता इस वेबिनार को संबोधित करें। पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज। रोहित जी, समय की परिधि में है, वायु, अग्नि और पानी को नहीं बांधा जाता। हम आप लोगों से चर्चा करते तमाम वक्ताओं को हमने बड़े गहनता से सुनने का प्रयास किया और जब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई श्रीमती मधु वत्स जी के माध्यम से जब शुरू हुआ और इकबाल अहमद अंसारी साहब तक हम लोगों ने सुना और बड़े गहनता से सुनने का प्रयास किया। हम कुछ दिन पहले जाना चाहते थे जब भारत परतंत्र था। हम एक ऐसे परंपरा से आते थे जिसका नेतृत्व धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज किया करते थे। जब भारत स्वतंत्र नहीं था और भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, भारत का विभाजन संभावित हो चुका था, उस समय एक फकीर स्वामी करपात्री जी महाराज भारत में ये प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी कुछ मांगे थी जो भारत के सम्मुख रखना चाहते थे। वो कहते थे कि भारत अखंड हो। वो कहते थे कि जो संविधान है यह हमारा नहीं है, उच्छिष्ट सार संग्रह करके ये संविधान बनाया गया है, ये हमारी शास्त्रीय पद्धति के अनुसार हो। हम लोग भी उस समय नहीं थे परंतु उसमें आस्था रखने का प्रयास करते थे। उस समय उन्होंने आंदोलन किया परंतु सरकार ने नहीं माना और बहुमत के आधार पर संविधान की रचना हुई, संविधान बना दिया गया, जिससे न चाहते हुए भी लोगों को उसमें आस्था रखनी पड़ी। वो हमारा संविधान हो गया और हम भी उसमें आस्था रखते हैं क्योंकि वो बन गया, वही हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, वही हमारा हो गया। बहुमत के आधार से जो भी संविधान और संसद ने पारित किया उसमें हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने लगे और उसमें आस्था रखे। आज भारत को स्वतंत्र हुए 72 से 75 साल हो गए, लगभग यही हुआ होगा। उसके बाद हम एक दिन संसद में इनका भाषण सुन रहे थे चंद्रशेखर जी का, कि जो देश अपने अतीत पर रोएगा वो भारत का विकास कैसे करेगा। अगर हम अपने अतीत को ये मानते हुए रखें कि स्वामी जैसे कहते थे, उन्होंने विरोध किया, फिर भी जब भारत का एक मूलभूत ढांचा हो गया तो उन्होंने उसमें आस्था अपनी व्यक्त की। तो आज भारत में अतीत में क्या हुआ इसको गाने का कोई मतलब तो है नहीं, परंतु हम आज देखते हैं कि जितने भी नेता हैं वो नेहरू से शुरू करते हैं और मिसेस गांधी और से होते हुए नरसिंह राव आदि पर यह कहते हैं कि इन्होंने ये भारत का विभाजन कर दिया, क्या किया क्या कि उस समसामयिक मांग थी, जो उन्होंने किया वो किया, उसको छोड़ दिया जाए। परंतु 7 सालों की तैयारी हमने यह देखा कि हमारे यहाँ, हमारे बगल में, हम बलिया में थे, मोहन सिंह जी का परिवार रहता है जो कि अत्यंत संभ्रांत और ठाकुर परिवार से आता है, क्षत्रिय लोग हैं। उनके सुपुत्र अतुल्य भारत चलाते हैं श्री गौरव कौशिक जी। इनकी माँ की तबीयत खराब हो गई, ऑक्सीजन की महती आवश्यकता इनको थी, ऑक्सीजन नहीं मिला, कहीं से ऑक्सीजन भी ले आए तो उसका रेगुलेटर इनके पास नहीं था। करते करते वो ब्लैक, हमको लगता है 12 की 15 हजार में खरीदे, ही हम नहीं जानते हैं, खरीद के किसी तरह उनकी जान बचाई गई। यह तो हमारे एक ज्ञान की बात है, परंतु इसके पीछे की बात हम बताएं कि कितने लोग ऑक्सीजन के बगैर मर गए, कितने लोग हॉस्पिटल के बगैर मर गए, कितने लोग दवाई के बिना मर गए। अभी मधु वत्स ने बता रही थी कि डॉक्टर कम, नर्सेस ज्यादा इनकी सेवा कर रही थी, डॉक्टर से इनको भेंट नहीं था। और जो डॉक्टर जाते भी थे तो किट आदि पहन के, एक पसीना वाला व्हाट्सएप पर बहुत फोटो चला, देख के दया आ रही थी कि वो डॉक्टर कैसे काम कर रहे थे। तो यह एक प्रकरण सरकार की विफलताओं का, 7 साल के सफलताओं का बोलबाला चल ही रहा था कि बीच में एक बड़े महामंडलेश्वर जो
आरएसएस भाजपा द्वारा प्रायोजित बड़े शंकराचार्य से भी ऊपर है, रामदेव जी कूद पड़े और जो भ्रष्टाचार काला धन मंगाते मंगाते उन्होंने आईएमए पर प्रहार कर दिया और कह दिया कि आईएमए गलत है, हमारी पद्धति सही है। आपकी पद्धति बिल्कुल सही है, हम भी आयुर्वेदिक में ही विश्वास करते हैं, हमको हो गया। हमारे साथ रोहित जी तो निरंतरता से रहते हैं, हो सकता है कह दे, परंतु हमको जानने वाले भी लोग ये नहीं कहेंगे कि हमने अंग्रेजी दवा अभी तक लिया है। एक बार हम हॉस्पिटल में 2007 में एडमिट जरूर हुए थे, तो वो भी हम ग्लूकोज का बोतल बस लिए थे, हमको हेपेटाइटिस हुआ था, तो अंग्रेजी दवा हम नहीं खाए। तो हम आज तक के 39 ईयर ओल्ड हुए हो जाएंगे हम 21 जुलाई को, अंग्रेजी दवा नहीं लिए, आयुर्वेद में आस्था रखते हैं। फिर भी ये बताना चाहते हैं कि हमारी आयुर्वेद पद्धति जो है वो एक बड़ी परंपरागत पद्धति है, उसमें आस्था रखते हुए जो भी लोग हैं, आज का दौर एक तरह से जैसे संविधान बदल गया और संविधान में आस्था रखना बहुमत के आधार पर मजबूरी हो गई, उसी तरह अब आप एलोपैथ में आस्था रखना जरूरी हो गया। और यह आलोचनाओं का दौर नहीं है कि यह क्या है, यह क्या, हम लोग सब मिलके सेवा करें, परंतु हम देख रहे हैं कि ट्विटर और फेसबुक पर फेसबुक ट्विटर एक पक्ष जो भाजपा आरएसएस के सपोर्टर है वो इनको शंकराचार्य से ऊपर बना के प्रस्तुत कर रहे हैं कि सब एलोपैथ दवाई फेल है, सब मिशनरी और धर्मांतरण के लोग हैं, और रामदेव जी सही है जो कि एकदम हमारी संस्कृति और सभ्यता के पोषक है और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को बरगलाया जा रहा है। तो उन बंधुओं को हम अपने बात से हो सकता है कि हमको गाली देना शुरू करें, परंतु यह जरूर कहना चाहेंगे कि क्या अगर एलोपैथ गलत है तो आप एलोपैथ में आस्था नहीं रखते हैं? मोदी जी में हमारी निष्ठा नहीं है, मोदी जी को हम प्रधानमंत्री में सबसे निकृष्ट प्रधानमंत्री का दर्जा देते हैं, परंतु जहां भारत की अस्मिता की बात होगी, जस्टिस साहब हम आपको कोट करके कह रहे हैं, भारत की अस्मिता की बात होगी, भारत के प्रतिनिधित्व का बात होगा, और जब यह कहा जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो हमारा अभी रोम प्रफुल्लित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। हम गर्व से कहेंगे कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी है, माननीय रामनाथ कोविंद जी है, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। नेतृत्व करने की बात पर हम जरूर ये मानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, परंतु मत एकता हमारी उनसे नहीं है, उनके नीतियों से हम एक बिंदु पर हम मान लेते हैं। उसी तरह आज भारत को यह मानना पड़ेगा कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार के विफलताओं का फल है कि इतने लोग मर गए। यह तो एक छोड़ दिया जाए, जो संस्कृति और सभ्यता और अपने देश के अतीत का ढोल पीट रहे हैं, वह देख लीजिए, कफन उठा रहे हैं, गंगा घाटों पर गिरा हुआ कफन उठा के अपने आप को बटोर रहे हैं, और उसमें एक बताया जा रहा है कि यूथ को बरगलाया जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर के ऑफिस हम इस सुनते हैं, अभी कल आया था एक कौन मुख्यमंत्री थे, किसी का लेख छपा था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चंद्रशेखर जी आदि प्रदर्शन कर रहे थे, और 10,000 लोग लेके मुख्यमंत्री के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा था, और मुख्यमंत्री ने सब प्रदर्शनकारियों को भोजन कराया और कहा कि आप लोग इसी तरह चले आए, भोजन की भी तो व्यवस्था आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री भोजन करा रहा है, परंतु हम देखें कि ट्विटर के ऑफिस में वो कौन टूलकिट वाला मामला चला तो पुलिस चली गई। तो हम लोग सरकार को आलोचना झेलने की क्षमता कम हो गई है, आलोचना नहीं झेल पा रहा है। पहले के लोग जो होते थे आलोचना झेल लेते थे, परंतु ये नहीं हो रहा है। यह 7 साल के सफलताओं का फल जो कोविड है, और अभी रोहित जी पिछले बार बोल रहे थे कि नमस्ते ट्रंप में भारत में कोरोना आ गए, और मधुवत्स जी की कौन बोल रहे हैं कि 2015 से जी कुछ चल रहा था। ऐसी समस्याओं की मैंने हम यही मानते हैं कि सरकार की विफलताओं का परिणाम हम लोग झेल रहे हैं, और आईएमए आदि का झगड़ा समसामयिक नहीं है, रामदेव जी इसमें गलत है, और उनको अपने बात को वापस लेके भारतीय संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देते हुए इस समय में हम लोग कैसे खड़ा और कैसे कोरोना से निपटा जाए, सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग सरकार बचाएं, कैसे सरकार को आगे पुनः स्थापित कैसे करें। अभी मद्रास हाई कोर्ट की चर्चा चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा क्या कि 302 की मुकदमा
दायर करना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में रीट आदि दाखिल किया। जब अपने पर आक्षेप आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चल रही है और देश की अस्मिता और देश को सुरक्षित करने की बात आ रही है, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। तो हम यह मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं फेल रही है और सरकार की विफलताओं का परिणाम कोरोना आदि है और सरकार अभी भी सचेत नहीं होकर कुछ काम कर रही है जिससे देश, राष्ट्र और भारत को महान बनाया जाए। एक और हम मेरा भारत महान कहते हैं और दूसरे ओर भारत की यह स्थिति है कि म्यांमार और छोटे छोटे जो देश है वह भारत को मदद दे रहा है, मैंने छोटे छोटे देश से भारत को मदद लेनी पड़ रही है। यह स्थिति आके माननीय मोदी जी के माध्यम से खड़ी हो गई है। सरकार की कितनी आलोचना करें हम लोग, युवा चेतना के माध्यम से रोहित जी ने जो एक शुरुआत किया था जनता की रसोई, तो लगभग 1-1.5 महीने से लगातार भोजन आदि का इन्होंने प्रबंध कराया। यही नहीं, हम लोग जा रहे थे गंगा के किनारे टहलने, तो इन्होंने एक सड़ती लाश के अंतिम क्रिया और जलाने का भी प्रयास इन्होंने किया और लगातार जो यूथ के बीच से काम कर रहे हैं इसकी जितनी सराहना की जाए हमको लगता है कि कम ही होगा। और बहुमत तो इनके पास नहीं है, परंतु सुकरात को भी बहुमत के आधार पर जहर दे दिया गया उस देश में। तो सुकरात मरते हुए कहा कि बहुमत की जो विधा है सर्वथा निंदनीय है, परंतु बहुमत की सरकार है तो हम लोग उसमें आस्था रखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जब तोरे डांट सुने को नाही रे तामी एकला चलो रे। तो अकेले चल के रोहित जी ने एक बड़ा आयाम खड़ा करने का प्रयास किया है। और साथ ही जो मनोज गोयल जी हमारे हैं, छत्तीसगढ़ कौन लोहे की इनकी फैक्ट्री और क्या क्या चलता है, तो यह भी हम लोग के साथ जुड़ के एक अच्छा प्रयास करें और लगातार हम लोग की भी मदद करते हैं और समाज के लोगों को एकीकृत करके राम मंदिर के माध्यम से भोजन आदि का ये बेहतरीन प्रयास करते हैं। अभी नयन प्रकाश सिंह जी हम लोग के साथ हैं, हम इनके असरफी अस्पताल में 1-2 बार जाने का अवसर मिला है, तो हम देखते हैं कि बलिया में इनका अस्पताल बड़ा अच्छा सेवा का काम कर रहा है। मधुवत सिंह हमारी पुरानी परिचित हैं, इन्होंने इलाहाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जो एक बच्चों को स्किल करने का काम कर रही हैं। और जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी हम लोग के अभिभावक तुल्य हैं, इन्होंने जो काम किया है और जो इनका निर्णय रहा है पटना से लेके आसाम तक, हमको लगता है कि साहब के निर्णय में रात में 1 बजे सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ा। इस तरह के बहादुर लोगों का साथ हम लोग को मिला है। तो अंत में हम यह कहना चाहे कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता फिरूं, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता फिरूं। अगर आप लोग का साथ रहेगा तो निश्चित रूप से आज हमारे पास जनबल नहीं है, हमारे पास धनबल नहीं है, हमारे पास सैन्य बल नहीं है, परंतु अकेला रोहित जी ने खड़ा करके अपना एक पहचान बनाया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने शास्त्रों में कि राजा विक्रमादित्य ही स्वयमेव मृगेंद्रता। राजा मोदी जी को लोगों ने वोट देके राजा बनाया, परंतु जंगल के शेर को कोई राजा नहीं बनाता है, वो स्वतः स्फूर्त रहता है, उस पर भगवत कृपा होती है। और पुनः यह आलोचनाओं का दौर नहीं है, यह समस्या के समाधान का दौर है। इस पर हम लोग को विश्वास करना चाहिए। और जो आईएमए के लोग और जो हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, इनकी हम भूरी प्रशंसा करते हैं और जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए कम है। और हम यह कहना चाहते हैं कि जैसे होता है कि नकालों से सावधान, उसी तरह संघ और भाजपा प्रायोजित रामदेव से सावधान रहने की आवश्यकता है। यह आलोचना करके हमारे चिकित्सकों का मनोबल डाउन करना चाहते हैं और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे अपरिपक्व बयान देने वालों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अभी धन मंगाते भ्रष्टाचार अपने 1 से 11 की कोई 1000 करोड़ की कंपनी करके बैठ गए और आईएमए पर इनकी आलोचना की हम सर्वथा निंदा करते हैं और अपने चिकित्सकों के साथ हम खड़े होकर उनका हौसला अफजाई करने का प्रयास करते हैं कि जो कोविड काल में इन्होंने अपने जान की बाजी लगा के भारत को एक नए आयाम पर पहुंचाने का काम किया जाता है। हम साधु भेष होते हुए भी आपके सामने साष्टांग गिर के आप लोगों को प्रणाम करते हैं। आप लोग प्रणम्य हैं और भगवान विश्वनाथ और मैया अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि भारत को
समृद्ध बनाने में जो चिकित्सक और सेना का योगदान रहा, वो उसको हम लोग नहीं भुला सकते हैं। इसके लिए भारत सदैव आपका ऋणी रहेगा और ऋणी रहा है, ऋणी रहेगा। सैन्य और चिकित्सकों ने जो हमारे देश में काम किया, यूथ ने जो हमारे देश में काम किया, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है और लगातार यह कर रहा है। शेष बात पुनः विशेष समय में हम लोग चर्चा करेंगे। परसों हम लोग का एक फिर वेबिनार है, फिर आप लोग जुटिएगा 11 बजे से 12 बजे तक। पुनः हम लोग एक नई विषय को रख के नई चर्चा करेंगे। रोहित जी को पुनः धन्यवाद कि हमेशा हम जैसे टीचरों को अपना कार्यक्रम में समय देते हैं। ऐसे न कहें, ऐसे न। इसके लिए हम हृदय के अंतिम खोलने से इनको बधाई देते हैं। और जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब के एक एक बात को हम लोगों ने बड़ी गहनता से सुना है और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। और हर जोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सरकार का पक्ष हो चाहे सरकार का विपक्ष हो, हम लोग अपनी बात निर्भीकता के साथ समाज के सामने रखने का काम करें। चाहे भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए अवध बिहारी के, हम हो गए अवध बिहारी के। जय विश्वनाथ करते हुए हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद ऑनरेबल जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब। थैंक यू डॉक्टर मधुवत्स जी, थैंक यू डॉक्टर विपिन पुरी साहब, थैंक यू एनपी सिंह साहब, थैंक यू प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्यलू जी। धन्यवाद मित्र भाई साथी सहयोगी मनोज गोयल साहब। धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर टीएन सिंह जी। धन्यवाद भाई अभय छेपी जी। और तमाम उन लोगों को धन्यवाद जो इस वेबिनार को अपने घरों में बैठकर अपने लैपटॉप मोबाइल पर सुन रहे हैं। आप तमाम लोगों को धन्यवाद। युवा चेतना के उन तमाम सदस्यों को धन्यवाद जिन्होंने कोविड में नौजवानों की भूमिका विषयक वेबिनार को सफल बनाने में हम लोग का सहयोग किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्सी लो अपना ले रखो।